हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रांसीसी क्रांति के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम फ्रांसीसी क्रांति की विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद जो विभिन्न चरणों से गुजरी और प्रशासन में जो सुधार किए गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद में फ्रांस में जो है अनेक घटनाएं घटित हुई और इस घटनाओं के तहत प्रशासन में अनेक सुधार किए गए। संक्षेप में हम फ्रांस की क्रांति की जो घटनाएं हैं 1799 ईस्वी तक, उनको हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण 1789 ईस्वी से 1791 ईस्वी तक और 1791 से 1792 ईस्वी तक, जबकि राष्ट्रीय महासभा और उसके तहत विधानसभा का अस्तित्व रहा। इसके बाद में 1792 से लेकर के और 1795 ईस्वी तक जब राष्ट्रीय सम्मेलन अस्तित्व में रहा, और उसके बाद में चौथा जो चरण है वो है 1795 से लेकर के 1799 ईस्वी तक, जबकि डायरेक्टरी का शासन था। इस डायरेक्टरी के शासन के दौरान नेपोलियन को अपने उत्कर्ष का मौका मिला था। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद फ्रांस में अनेक घटनाएं घटित हुई। जैसे पेरिस में कम्यून की स्थापना हुई। पुराने राज प्रशासन के स्थान पर पेरिस में कम्यून की स्थापना की गई और यहीं पर पेरिस में ही नगर की सुरक्षा के लिए एक नेशनल गार्ड का गठन किया गया और पेरिस की तर्ज पर फ्रांस के विभिन्न नगरों में नेशनल गार्ड और कम्यून की स्थापना की गई। जनता ने सामंती करों के दस्तावेजों को जला दिया और इस के बाद में 4 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय महासभा का जो अधिवेशन हुआ, उसमें एक सदस्य ने फ्रांस की अराजक स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए लिखा था कि फ्रांस में जो है समाज में जो दोष हैं उनका कारण सामंती कर हैं। सामंती जो कर हैं उनके कारण समाज में असमानता है और सामंतों और कुलीनों की जो संपत्ति है, विशेषाधिकार है, वही इस जो है असमानता की जड़ है। उसने स्वयं अपने विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा की और इसके बाद में राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में जो है एक के बाद एक सदस्यों ने कुलीनों ने अपने विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा की। लेकिन इन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं था जब तक इन पर जो है राजा की सहमति या प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक राजा की आज्ञा नहीं मिलती तब तक इनका कोई मतलब नहीं था। तो राजा की आज्ञा जरूरी थी कानून बनने के लिए। लेकिन राजा और रानी अभी भी वर्साई के राजमहल में थे और इसके लिए जो है पेरिस में से महिलाओं का एक जुलूस गया वर्साई में राजा और रानी को लेने के लिए। 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को लुई 16वां और उसकी जो पत्नी मैरी एंतवानेट थी उसको लेने के लिए पेरिस से महिलाओं का एक जुलूस जो है वर्साई की तरफ रवाना हुआ। इन महिलाओं ने हमें रोटी दो के नारे लगाए और राजा रानी को लेकर जब वे भीड़ आई तो उन्हें ट्यूइलरी के महल में एक कैदी की तरह राजा और रानी को ट्यूइलरी के महल में ठहरा दिया गया। हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरणों की। फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रथम चरण है वो है 1789 से लेकर के 1791 ईस्वी तक और दूसरा चरण है इसी का 1791 से लेकर के 1792 ईस्वी तक। प्रथम चरण को हम 2 भागों में बांटते हैं। 1789 ईस्वी से लेकर 1791 ईस्वी तक जब राष्ट्रीय महासभा का अस्तित्व था और फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और इसी राष्ट्रीय महासभा ने संविधान का निर्माण किया था। राष्ट्रीय महासभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया उसके तहत विधानसभा अस्तित्व में आई थी। तो विधानसभा का जो काल था वो था 1791 से लेकर के 1792 ईस्वी तक, 20 सितंबर 1792 ईस्वी तक। इस नए संविधान के अनुसार चुनाव के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय महासभा ने चुनाव करवाए थे, संविधान बनाया था, इसके फलस्वरूप जो है विधानसभा अस्तित्व में आई थी। और इसके बाद में जो है राष्ट्रीय सम्मेलन अस्तित्व में आया था 21 सितंबर 1792 से लेकर के और 1795 ईस्वी तक। क्रांति का जो तीसरा चरण है वो शुरू होता है डायरेक्टरी के शासन से, जो 1795 से लेकर के 1799 ईस्वी तक रहा, 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक। ये काल जो था फ्रांस में पतोन्मुखी गणतंत्र का काल था, अर्थात गणतंत्र बना रहा लेकिन जो है इसमें गणतंत्र की मूल भावना है उसका पतन हुआ और नेपोलियन जो है एक अधिनायक के तौर पर फ्रांस में उभर करके सामने आया।
अब हम फ्रांस की क्रांति के प्रत्येक चरण की जो है पृथक पृथक व्याख्या करेंगे, पृथक पृथक जो उनकी विशेषता है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला चरण जो है 1789 से 1791 ईस्वी तक, जब राष्ट्रीय महासभा का अस्तित्व था और जिसने संविधान सभा के रूप में भी कार्य किया था। इस काल में राष्ट्रीय महासभा ने प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की। नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा का फ्रांस के इतिहास में वही महत्व है जो इंग्लैंड के इतिहास में मैग्ना कार्टा का और अमेरिका के इतिहास में स्वतंत्रता की घोषणा का है। फ्रांस में राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, लेकिन राजतंत्र को बनाए रखा गया, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा, राष्ट्रीय महासभा के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई। चर्च को जो है राज्य के अधीन किया गया। धार्मिक पदाधिकारी जो थे उनको राज्य की तरफ से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद में राष्ट्रीय महासभा ने जो है सभी व्यक्तियों के समक्ष कानून के समक्ष समानता की बात रखी, अर्थात असमानता का जो कारण थे विशेषाधिकार, उनको समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन जो इसके संविधान के तहत जो चुनाव होने थे, विधानसभा जो चुनाव होने थे विधानसभा के, उनमें जो है सभी नागरिकों को मताधिकार नहीं दिया गया। अर्थात जो संपत्ति कर देते थे उन्हीं नागरिकों को विधानसभा के लिए मत देने का अधिकार इस राष्ट्रीय महासभा के द्वारा दिया गया। अर्थात अभी भी जो है असमानता विद्यमान थी, सभी नागरिकों को समान रूप से मताधिकार नहीं दिया गया था। अभी भी जो है बुर्जुआ या मध्यम वर्ग का वर्चस्व बनाए रखने का प्रयास इस राष्ट्रीय महासभा के द्वारा किया गया था। अब द्वितीय चरण जो है फ्रांसीसी क्रांति का 1791 से लेकर के 1792 ईस्वी तक, जबकि विधानसभा का अस्तित्व आ गया था, विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी। 30 सितंबर 1791 ईस्वी को राष्ट्रीय महासभा या संविधान सभा को भंग कर दिया गया, क्योंकि नया संविधान बनने के बाद में राष्ट्रीय महासभा का कोई औचित्य नहीं था। संविधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि उसका कोई भी सदस्य जो है विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। फलस्वरूप विधानसभा में नए सदस्य चुनकर के आए जिन्हें कोई अनुभव नहीं था। इससे पहले 20 जून 1791 ईस्वी को राजा और रानी के द्वारा भागने का असफल प्रयास किया गया। इससे फ्रांस में जनमानस पर यह प्रभाव पड़ा कि राजा के बिना भी शासन चल सकता है, और इसलिए इस तरह फ्रांस में जो है गणतंत्रवादी जो दल है, गणतंत्रवादी जो प्रवृत्ति है, उसका विकास हुआ। तो व्यवस्थापिका या विधानसभा का जो कार्यकाल है 1791 से लेके 1792 ईस्वी तक, उसमें जो है गणतंत्र की भावना जो है वो फलीभूत हुई। 30 सितंबर 1791 ईस्वी को संविधान सभा के विसर्जन के बाद 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी को नई विधानसभा का पहला सत्र हुआ। इसके अधिकांश सदस्य जो थे वो नौसिखिए थे। इस विधानसभा ने राजतंत्र का पतन होते तथा क्रांति को रक्तपातपूर्ण गंभीर मोड़ से गुजरते हुए देखा था। इस विधानसभा में कई गुट बन गए थे। जैसे लुई के समर्थक थे, वो राजतंत्रवादी थे, ये विधानसभा में एक तरफ बैठते थे। दूसरे संविधान के समर्थक थे, ये संविधानवादी थे और राजा के सीमित अधिकारों को मानते थे, संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे ये। इसके बाद में जो सबसे उग्र सुधारवादी थे वो गणतंत्रवादी थे, ये जैकोबिन कहलाए फ्रांस में जो है। और इन्हीं जैकोबिन में से ही जीरोंदिस्त भी का उदय हुआ, जो ज़्यादा क्रांतिकारी थे। गणतंत्रवादियों में जो जैकोबिन और जीरोंदिस्त दो प्रकार के सदस्य थे, तो जो है जैकोबिनों की तुलना में जीरोंदिस्त जो है वो ज़्यादा क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। वैचारिक मतभेद के कारण ही जैकोबिनों में से जीरोंदिस्त जो सदस्य हैं, दल के सदस्य हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। जीरोंदिस्त चूंकि जीरोंद प्रांत के रहने वाले थे, इसलिए ये जीरोंदिस्त कहलाए। जैकोबिन जो है अल्प शिक्षित असंस्कृत थे, जबकि जीरोंदिस्त जो सदस्य थे वो सुसंस्कृत और सुशिक्षित थे। पेरिस की कम्यून पर जो नवनिर्वाचित हुई थी फ्रांस की क्रांति के बाद में, इस पेरिस के कम्यून में जो है जैकोबिनों का प्रभुत्व था। अब बात करते हैं जैकोबिनों और जीरोंदिस्तों के खूनी संघर्ष की। जीरोंदिस्तों की जो नीतियां थी वो ढुलमिल थी, वो जैकोबिनों को पसंद नहीं थी। वे राजा और राजतंत्र के विरोधी थे
और राजा के वध के प्रश्न पर जनमत संग्रह की बात करते थे। जीरोंदिस्ट मानते थे कि राजा का जो है वध के लिए पब्लिक की राय ली जाए, सार्वजनिक जनमत संग्रह करवाया जाए, इसके बाद में वो किसी निर्णय पर पहुंचने के पक्ष में थे। जबकि जैकोबिन चाहते थे कि राजा पर देशद्रोह का केस चलाकर उसे मृत्युदंड दिया जाए। इस वजह से जीरोंदिस्ट जनता की नज़र में गिर गए, क्योंकि इनकी नीतियां ढुलमिल थी। जैकोबिनों ने भीड़ के क्रोध का लाभ उठाकर जीरोंदिस्तों का नामो निशान मिटा दिया और उनके ऊपर भयंकर अत्याचार किए। इसी समय विधानसभा के काल में ही 1792 ईस्वी में फ्रांस का ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध हुआ। फ्रांस में जब ये खूनी संघर्ष चल ही रहा था जैकोबिनों और जीरोंदिस्तों में, तभी ऑस्ट्रिया और प्रसा जहाँ पर अभी राजतंत्री था, फ्रांस पर इन्होंने हमला कर दिया, क्योंकि यहाँ जो है इनको डर था कि फ्रांस की क्रांति उनके यहाँ नहीं फैल जाए। प्रसा व ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना के कमांडर ब्रुंसविक ने घोषणा की कि यदि फ्रांस में राजा रानी को, राज परिवार को किसी प्रकार का हानि पहुंचाई जाती है तो जो है पेरिस को वो लोग जला देंगे। इससे स्पष्ट हो गया था कि लुई 16वां जो है दुश्मनों से मिला हुआ था। इस तरह जो है लुई 16वें को ही समाप्त करने का प्रयास किया गया जैकोबिनों के द्वारा। 1792 ईस्वी में लुई 16वें की प्रसा व ऑस्ट्रिया से मिले होने के सबूत मिलने के बाद में उसकी आशंका होने पर 10 अगस्त 1792 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने ट्यूइलरी के महल पर हमला बोल दिया। राजा व रानी जो है उनको बंदी बना लिया गया और उनको जो है जेल में डाल दिया गया। एक प्रस्ताव पारित किया गया विधानसभा में, जिसमें फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त घोषित कर दिया गया। चूंकि विधान जो है 1791 ईस्वी का संविधान जो था राष्ट्रीय महासभा या संविधान सभा ने बनाया था, इसलिए ये राजतंत्रीय था। ये संविधान राजतंत्रीय था, इसमें राजा के अस्तित्व को बनाए रखा गया था। हालांकि राजा के अधिकार थे वो सीमित थे, चूंकि विधानसभा कानून तो बना सकती थी लेकिन संविधान को नहीं बदल सकती थी। अतः विधानसभा ने फ्रांस में एक अध्यादेश पारित किया और जिसमें संपत्ति पर आधारित मताधिकार को रद्द कर सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा की गई और इसके आधार पर फ्रांस में जो है नए गणतंत्रीय संविधान के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव की घोषणा की गई। अर्थात विधानसभा के द्वारा फ्रांस में गणतंत्रीय संविधान की स्थापना के लिए संपत्ति पर आधारित मताधिकार के स्थान पर सभी को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया और इसके तहत जो है राष्ट्रीय सम्मेलन की का जो चुनाव है उसकी घोषणा की गई। इसके बाद में जो है विधानसभा का अस्तित्व खत्म हो गया और राष्ट्रीय सम्मेलन अस्तित्व में आया। 20 सितंबर 1792 ईस्वी से लेकर के 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी तक फ्रांस में जो है राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन का अस्तित्व रहा। इसका जो लक्ष्य था वो था फ्रांस में गणतंत्र को बनाए रखना, चूंकि राजतंत्र समाप्त हो चुका था और अब जो है नेशनल कन्वेंशन के द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इसी समय सितंबर माह में 1792 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेनाएं फ्रांस में घुसने लगी थी। जैकोबिनों ने भयंकर तांडव मचाया और विदेशों की आड़ में अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया किया। जो जीरोंदिस्ट थे उनका सफाया किया जैकोबिनों ने। 10 अगस्त के बाद वास्तविक सत्ता पेरिस की कम्यून के हाथ में केंद्रित हो गई, जिस पर जैकोबिनों का वर्चस्व था। इस समय जैकोबिन दल के रॉबस्पियर के हाथों में शक्ति आ गई थी। 2 से लेकर के 6 सितंबर 1792 ईस्वी तक फ्रांस में विभत्स रक्तपात का तांडव हुआ। इसी आतंक के माहौल में राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव हुए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने वोट डाला। राष्ट्रीय सम्मेलन के इस काल में जो है आतंक का शासन रहा। राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव में हिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल जैकोबिनों के द्वारा किया गया। पुरानी सभा के यानी विधानसभा के सभी उग्रपंथी जैकोबिन और जीरोंदिस्ट थे, वो चुनाव जीत करके आ गए थे। जीरोंदिस्ट जो है थोड़े प्रजातांत्रिक थे, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के समर्थक थे, जबकि जैकोबिन जो है उग्र सिद्धांतवादी थे। इनमें जो है मारा दांतो और रॉबस्पियर मुख्य थे। 20 सितंबर 1792 ईस्वी का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो अस्तित्व में आया चुनावों के बाद में, और 21 सितंबर को कूतो का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में
जिसके अनुसार जो व्यक्ति राजतंत्र व जनता के प्रभुत्व के अपहरण की निंदा नहीं करता उसे राजद्रोही माना गया। और इस राजद्रोह की आड़ में जैकोबिनों ने आतंक का शासन कायम किया। बिना मुकदमा चलाए विरोधियों को पकड़ करके मारा गया। दिसंबर 1792 में राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा लुई सोलवे पर मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोलवे को प्राणदंड दे दिया गया, जिससे यूरोप के सारे राजतंत्र जो है वो चौकन्ने हो गए। ब्रिटेन, स्पेन, हॉलैंड जहाँ भी राजतंत्र था, पुर्तगाल, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है फ्रांस में राजा का जो अंत किया गया तो ये बड़े क्रोधित हो गए। इन्होंने अपनी संयुक्त सेनाओं के द्वारा मिलकर के फ्रांस पर हमला कर दिया, क्योंकि लुई सोलवे को मारने से ये लोग गुस्से में थे। राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो जैकोबिनों के जबरदस्त नेतृत्व से इन्हें कई बार पराजय दी थी। राष्ट्रीय सम्मेलन ने इन राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं को, पेरिस के कम्यून पर चूंकि जैकोबिनों का कब्जा था और एक सेना कम्यून के पास थी, अतः जैकोबिनों ने पेरिस के कम्यून की सैनिक शक्ति के बल पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1793 ईस्वी में राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति एक नागरिक सुरक्षा समिति को सौंप दी। इस समिति में जैकोबिन नेताओं को रखा गया था, जिनमें रॉबस्पियर, मारा, दांतो आदि थे। इनके हाथ में सारे प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए थे। उपर्युक्त समिति जो थी नागरिक सुरक्षा समिति, उसके द्वारा जैकोबिन नेताओं ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के लिए आतंक का शासन कायम कर दिया था। उन्होंने दो समिति बनाई, एक सामान्य सुरक्षा समिति और दूसरी क्रांतिकारी न्यायालय। आतंक के शासन के अंतर्गत जैकोबिन नेताओं ने राजतंत्रवादियों, जीरोंदिस्तों और गणतंत्र के प्रति अविश्वास रखने वालों को क्रांतिकारी न्यायालय से मृत्युदंड दिलवाया। उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन रॉबस्पियर ने अपने साथी दांतों को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। 28 जुलाई 1794 ईस्वी को रॉबस्पियर को भी विरोधियों ने गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इसके साथ ही आतंक का शासन खत्म हो गया। जब जो रॉबस्पियर है, जब उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया तो आतंक के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में आतंक के शासन की समाप्ति को थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे नेशनल कन्वेंशन जो है उदारवादी लोगों के हाथों में आ गया। राजतंत्रवादियों में नए जीवन का संचार होने लगा, उनमें आशा की किरण जागी तथा ये बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की मांग करने लगे। अतः राष्ट्रीय सम्मेलन ने तुरंत नए संविधान के निर्माण पर ध्यान दिया। हालांकि राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1793 ईस्वी में नया संविधान बना लिया था, लेकिन फ्रांस की विदेशी युद्धों में संलग्नता और आतंक के शासन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब इसे 1793 ईस्वी के राष्ट्रीय सम्मेलन के बनाए संविधान को अराजकतापूर्ण बताकर निरस्त कर दिया गया। 1795 ईस्वी में राष्ट्रीय सम्मेलन ने नया संविधान बनाया। इसे फ्रांस के गणतंत्र के तीसरे वर्ष का संविधान कहा गया, जो उदारवादियों द्वारा बनाया गया था। इस फ्रांस के जो 1795 ईस्वी में संविधान बनाया गया था उदारवादियों के द्वारा, इस संविधान की विशेषता थी कि इसमें संपत्ति पर आधारित मताधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इसमें 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका भी बनाई गई, जो संचालक मंडल के नाम से जानी गई। 26 अक्टूबर 1795 को राष्ट्रीय सम्मेलन ने श्रम को भंग कर दिया तथा नया संविधान जब तैयार हो गया तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपने आप को भंग कर दिया और उसके अनुसार संचालक मंडल अस्तित्व में आ गया। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी और कार्यपालिका की शक्ति जो है 5 सदस्यों के एक मंडल के हाथ में थी, निर्देशक मंडल के हाथ में थी, जो कि जो है फ्रांस में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार इनके पास में थे। अब शुरू होता है फ्रांस में डायरेक्टर या निर्देशक मंडल का शासनकाल। 20 सितंबर 1792 में शुरू हुई राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष अनेक चुनौतियां थी, जैसे विदेशी शक्तियों का संगठित आक्रमण हुआ था। राष्ट्रीय सम्मेलन के काल में आंतरिक गुटबाजी तथा राजतंत्र को उखाड़कर गणतंत्र की स्थापना करना राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है मूलभूत उद्देश्य था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने इन सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया तथा फ्रांस में गणतंत्र को स्थापित किया।
हालांकि जैकोबिनों के नेतृत्व में चले आतंक के शासन से गणतंत्र की छवि खराब हो गई थी। इसके कारण कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पनपी फ्रांस में जिससे नेपोलियन के सैनिक अधिनायकवाद का उदय हुआ। नेपोलियन को अपने उत्कर्ष का मौका मिला।